हेलो दोस्तों, मैं भोर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे डाकू की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी जमाने में बहुत कुख्यात डाकू था और बलिष्ठ व्यक्ति था। इतना बलिष्ठ था कि एक ऊंट को पकड़ के उठा लेता था और हर वक्त पास में एक बंदूक रखता था, कुल्हाड़ी भी रखता था और डरावना चेहरा था, बहुत काला रंग था, बड़ी बड़ी मूछें जलेबी की तरह रखता था चेहरे पर। देख करके लोग डर जाते थे, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन बड़ा साहसी, पराक्रमी, बड़ा ही बहादुर था। लेकिन वही डाकू एक महिला के प्रेम के वशीभूत होकर के और डकैती छोड़ करके और एक बहुत बड़ा संगीतकार बन गया। एक ऐसा वाद्य यंत्र बजाने में पारंगत हो गया कि उसकी ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर होने लग गई। उसको सुनने के लिए, उसके वाद्य यंत्र को सुनने के लिए बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और यहाँ तक कि बड़े बड़े सैलानी, राजनेता भी आया करते थे और वहां पर वो अपनी प्रस्तुति भी देता था। कि लंबी लंबी मूछें थी, 6.5 फीट मूछों के कारण से इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम था। जी हाँ दोस्तों, इस डाकू का नाम था करना भील। ये जैसलमेर का जाना माना अपने समय का कुख्यात डाकू था। तो प्रेम के वशीभूत होकर के उसने डकैती छोड़ दी और नड़वादी यंत्र होता है जो अफगानिस्तान का मूल तो होता है और अफगानिस्तान में इसको महिलाएं बहुत रुचि से बजाती है। और जिस नारी से वो प्रेम के वशीभूत हुआ था उसका नाम था लाली और वो भी अफगानिस्तान की रहने वाली थी, लेकिन फिलहाल वो जैसलमेर रहती थी और नड़वादी यंत्र कभी कभार बजाती थी और सुनने की बहुत शौकीन थी। लेकिन उस एक तरफा फेर प्रेम ने उसको एक संगीतकार बना दिया, उसमें खोया रहता था। उसके बाद में ये हमारा जो जैसलमेर का जाना माना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किला है, सोनार किला, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, सैलानियों की भीड़ लगी रहती है और इसका इतिहास बड़ा गौरवशाली है। उस सोनार किले के बाहर ये बैठा करता था, नड़वादी यंत्र बजाता था और लोग सुनते थे, विदेशी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे इस वाद्य यंत्र को सुन करके। और बड़ी बड़ी मूछें उसकी जो थी उसके साथ में फोटो खिंचवाते थे और लोगों की भीड़ लगी रहती थी, इसकी कमाई भी चलती थी। फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलों के अंदर विदेशी सैलानियों के सामने ये प्रस्तुति देने जाया करता था और देखते ही देखते ही इतना प्रसिद्ध हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनाराम का नाम हो गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सन 1975 आया और सन 1975 के अंदर एक इलियास नाम का व्यक्ति था, मुसलमान था, जो पाकिस्तान का रहने वाला था। आज तो तारबंदी है, लेकिन उस जमाने में तारबंदी नहीं थी, उसकी जमीन इधर भी थी उधर भी थी, लोग आया जाया करते थे। तो इलियास के साथ में इसका परिचय हुआ और फिर बाद में दोनों ने साथ में खेतीबाड़ी करने का निश्चय किया। तो दोनों ने साथ में खेतीबाड़ी करनी आरंभ कर दी, लेकिन किसी बात को लेकर के आपस में जमीन के विवाद को लेकर के मनमुटाव हुआ और मनमुटाव इतना बढ़ गया कि करनाराम तैश में आकर के करनाराम ने उस इलियास की गोली मार करके हत्या कर दी उसके बेटे के सामने। ये बात है 1975 की। अब उसके बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उम्र कैद की सजा हुई, कुछ साल जेल में रहा और फिर बाद में उसने जेल तोड़ करके फिर फरार हो गया जैसलमेर से। लेकिन कुछ समय बाद में पुलिस वालों ने फिर पकड़ करके उसको जेल में डाला और वो जेल में ही वापिस उसको रहना पड़ा। जेल में रहने के दौरान भी ये नड़वादी यंत्र खूब बजाया करता था, निपुण था ही उस नड़वादी यंत्र में और फिर इसकी ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई थी। और यहां तक कहते हैं कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी इसके नड़वादी यंत्र को सुना था बजाते हुए। तो इसकी मधुर आवाज को और इसके बजाने की कला को देख करके वो भी इसकी फैन हो गई थी, इंदिरा गांधी जी भी। और इसी प्रकार से एक बार 1985 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी जैसलमेर आए, तो ज्ञानी जेल सिंह जी के सामने भी वाद्य यंत्र प्रस्तुत करने के लिए, नड़वाद्य प्रस्तुत करने के लिए और उसको करना भील को जेल से बुलाया गया और उसने वहां पर मधुर आवाज में नड़वाद्य यंत्र बजाया और उससे ज्ञानी जेल सिंह जी बहुत प्रभावित हुए। और जब उन्होंने ये पूरी जानकारी उसके बारे में ली तो पता लगा कि ये तो एक कैदी है। तो जब लोगों ने ये बताया, उसके पूरी जीवनी और उसका कार्य व्यवहार को बताया, तो ज्ञानी जेल सिंह ने उसकी शेष जो सजा थी वो माफ कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जो इलियास को उसने मारा था, उसका जो बेटा था जिसका नाम था कायम खां, उस कायम खां ने, जो सत्तू गांव का रहने वाला था इलियास और ये कायम खां जो पाकिस्तान में है, वहां पर उसकी जो कब्र थी जहां पर दफनाया गया था इलियास को, वहां पर उसने घोषणा कर रखी थी कि मैं उसका सर ला करके चढ़ाऊंगा तभी वापस कब्र पर आऊंगा। तो वो ताक में थे, उसके लिए उसने जो सत्तू गांव के दो जने थे, एक तो कायम खां था, इलियास का लड़का था, और दूसरा मेहराब खां था जो उसका चचेरा भाई था। वो दोनों को सत्तू गांव जो पाकिस्तान में वहां के रहने वाले थे, और हुसैन खां और रिडमल खां ये दोनों थे पिथोलाई गांव के जो अपने जैसलमेर के पास में भारत में। ये भी इसके रिश्तेदार थे। इन चारों ने मिलकर के योजना बना रखी थी, ताक में थे कि कब मौका मिले और हम बदला लें।
एक दिन की बात है, 2 जनवरी 1988 की बात है। जो कर्नाभील बाद में शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, मवेशी रखता था, नड़वादी यंत्र बजाता था, होटलों में जाता था, वो कार्यक्रम की प्रस्तुति देता था, उसका घर चलता था और वह झोपड़ी बना करके एयरफोर्स के एरिया के पास में वहां पर रहता था, सोनार किले के पिछवाड़े। अब उसके बाद में एक दिन ये ऊंट गाड़ी पर लेने के लिए गया चारा, और वापिस जब शाम को आ रहा था तो 5:30-6 बजे का समय था। सर्दी के मौसम में सूर्यास्त जल्दी होता है। तो जैसे ही अंधेरा हुआ, सोनार किले के पास में ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पेट्रोल पंप के पास में यहाँ आते ही घात लगा करके बैठे इन चारों लोगों ने हमला किया और फिर उसको वहीं पर मार दिया, और मार करके उसके सर को काट करके वहां से लेके गए और धड़ को वापिस ऊंट गाड़ी पर रखा। ऊंट गाड़ी को खींचता हुआ ऊंट वापस घर पर लेके आया। जैसे ही उस डेड बॉडी को देखा तो घर में कोहराम मच गया। फिर बाद में आसपास की झाड़ियों में देखा, वहां सिर ढूंढने की 1-2 दिन तक कोशिश की, लेकिन कर्नाराम भील का सर मिला ही नहीं। और बिना सिर के हमारे हिंदू संस्कृति में अंतिम संस्कार नहीं होता है, ऐसा ही मान्यता है। अब उस सिर के इंतजार में डेड बॉडी कब तक रखते, तो सोनार किले के पास में ही वहां पर पत्थरों से उसके शव को ढक दिया गया, जो आज भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। 33 बरस हो गए दोस्तों, लेकिन उसके सर का कोई पता नहीं लगा। कयास ये लगाया जा रहा है कि उसका लड़का है वो लेकर के पाकिस्तान सर को चला गया, मजार पर चढ़ाया, वहां सर जैसा वहां के लोगों द्वारा कहा जा रहा है। और हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रत्यारोपण की संधि नहीं है कैद, इसलिए वहां से उसको लाया नहीं जा सका। बाकी लोगों को पकड़ लिया पुलिस ने, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल की सजा हुई, लेकिन उसका जो बेटा था वो पकड़ा नहीं गया, वो पाकिस्तान भाग करके चला गया। और इस प्रकार से एक कुख्यात डाकू जो बाद में संगीतकार बन गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था, उसकी एक दुखद मौत हुई। और वो मौत भी ऐसी कि सर कहीं और धड़ कहीं और पड़ा है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और उसके इंतजार में उसका बेटे का भी देहावसान हो गया। और फिर इतने समय होने के बावजूद भी सिर का कोई पता भी नहीं लगा। तो दोस्तों, ये कर्नाराम भील की थी जीवन कहानी। आपको कैसी लगी आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अब तक नहीं किया हो तो। आगे और भी एक रोचक जानकारी आपको दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।